This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में बेटियों ने लहराया सफलता का परचम, टॉप 3 पर जमाया कब्जा। मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं चोर, सरस्वती मंदिर को बनाया निशाना, आभूषण पर किया हाथ साफ। और हड़ताल पर गए सभी डॉक्टर, इमरजेंसी वार्ड में भी हो रही है दिक्कत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को मैट्रिक का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें एक बार फिर से छात्राओं ने इतिहास रच दिया है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के हाई स्कूल छाजन मोहिनी के छात्रा प्रिया कुमारी ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। उसने 481 नंबर यानी 96.2% अंक मिले। प्रिया के पिता प्रमोद कुमार गोवा में मजदूरी का काम करते हैं। प्रिया ने बताया कि वह पढ़ाई के लिए समय नहीं देखती थी, बस पढ़ती रहती थी। स्कूल के शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिला। वहीं प्रिया ने बताया कि वो आईएएस बनना चाहती है और इसके लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। प्रिया की इस सफलता से परिवार के लोगों में काफी खुशी है। वहीं स्कूल में भी खूब खुशी का माहौल है। स्कूल के शिक्षक घर पर आकर मिठाई खिला रहे हैं और प्रिया को सम्मानित कर रहे हैं। वहीं प्रिया की मम्मी, दादी और चाचा ने बताया कि वो शुरू से ही मेधावी छात्र रही है, पढ़ाई की वजह से घर से कम निकलती है। बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। हम सोचे, पहले से मुझे उम्मीद था कितना मार्क्स आ जाएगा, मतलब टॉप करेंगे ये उम्मीद हाँ, था? उम्मीद था, पूरा उम्मीद था। पढ़ाई कैसे करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? टाइम डिपेंड नहीं करता है पढ़ने के लिए ना, मतलब कि जब बैठते थे तो पूरा स्कूल में मतलब कि पढ़ाया जाता था ना, उस सबको घर पे आके रिवाइज करते थे, फिर ऑफलाइन कोचिंग जाते थे और फिर लास्ट में दिसंबर में दिशा ऑनलाइन का बैच खरीदे थे पढ़ने के लिए। पापा क्या करते हैं? पापा गोवा में मजदूरी का काम करते हैं, पेंटर है। और आप क्या बनना चाहती हैं? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर हाँ, बनेंगी? हाँ। तैयारी में लग गई हैं? हाँ, लगे हुए। और क्या कहेंगे, सफलता का श्रेय किन्हें देंगे? मेरी 8th क्लास की मैम है सुमिता मैम, उनको और अपने माता पिता सभी को। पढ़ाई का माहौल क्या है परिवार में? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। क्या नाम है उनका? मैम का सुमिता मैम। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है जो मेरी भतीजी जिला में टॉप है। पूरे बिहार में टॉप में है? पूरा बिहार में टॉप है। कितने खुश हैं इसको? बहुत खुश है। कैसी थी पढ़ने में ये? बहुत अच्छी थी पहले से। पहले भी पढ़ाई में तेज थी? हाँ, बहुत तेज। मेहनत कर रही थी लगातार? मेहनत बहुत कर रही थी। अब तो आईएएस बनना चाहती है? अभी कोशिश करेगी तो बनेगी। पढ़ाई को लेकर कितना जज्बा रहा है, कितना हमेशा उत्साहित रही है पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई के लेकर बहुत पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई के पीछे बहुत दिमाग दौड़ा रही है। खुश है ना? हाँ, खुश है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के माली घाट स्थित बिहार के इकलौते सरस्वती मंदिर में चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से आभूषण चुराकर फरार हो गए। घटना के दौरान चोरों की पूरी करतूत मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 चोर घर का मेन गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसे, उसके बाद मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की। चोरों ने मंदिर में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा से आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर में पुजारी देवेंद्र झा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुजारी देवेंद्र झा ने बताया कि सुबह जब पूजा करने मंदिर पहुंचे तो मंदिर खुला था और प्रतिभा पर से आभूषण भी गायब थे। इसके बाद मंदिर के मालिक डॉक्टर रत्नेश कुमार आनंद को सूचना दी गई। डॉक्टर रत्नेश ने बताया कि पुजारी के सूचना पर पहुंच जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें 2 युवक मंदिर में घुसते दिखे। उन्होंने बताया कि उनके नाना पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमई राम के द्वारा उनकी नानी स्वर्गीय तेतरी देवी की याद में यह सरस्वती मंदिर बनाया गया था। में हम आरती पूजा करके बंद करके चले गए। 7:30 में बंद हो जाता है, 7 बजे आरती हो जाता है, बंद हो कल शाम को। कल शाम और सवेर में आए हैं, फूल लेकर के आए हैं तो वो गेट पर ताला नहीं था लगल, खुलल था, ये भी खुलल था। तो हम देखे हैं खोल करके, शटर था, खोल करके देखे हैं तो जैसे मुकुट नहीं है और नथिया नहीं है और टीका नहीं है। हार है उस जगह, बिंदी है। मुकुट हार और टीका और नथिया पे जी पता चला सोने का किया, कैसे किया? नहीं, हमको नहीं पता चला। FIR के लिए वहाँ जैसे हम मालिक से बात किए तो वो कहीं जे थाना में रिपोर्ट कर दीजिए, तो हम जा करके दे दिए रिपोर्ट। थाना में दे। हाँ, जो पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई है। हम तो कल शाम में यहाँ से फिर चले गए थे 6 बजे। एक्चुअली यहाँ कोई रहता नहीं है, अकेले हम भी यहाँ नहीं थे, तो हम चले जाते अपने गांव मिर्जापुर। तो हमको सुबह में सूचना हमारे स्टाफ के द्वारा मिला कि मंदिर में चोरी हो गया है। तो हम फिर आनन फानन में आए यहाँ पे। तो अपना CCTV कैमरा में हम जब चेक किए तो 2 व्यक्ति इस गेट से एंट्री करता है, गाड़ी के निकट पे कुछ देर वेट करता है। फिर एक व्यक्ति इसमें आता है और 3 बार 4 बार अप डाउन करता है और फिर दोनों व्यक्ति इस गेट के बाद फरार हो जाता है, जो गेट से बाएं की ओर भागता है। यही हमारे CCTV में नजर है। चोरी हुआ है, मुकुट हुआ है, टीका हुआ है और नथिया हुआ है। तकरीबन 50 से 60 लाख का होना चाहिए। ये तो नाना के द्वारा बनाया हुआ था और नानी के द्वारा, स्वर्गीय रमई राम और श्रद्धेय माँ तेतरी देवी के द्वारा निर्मित था। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों ने अपनी सुरक्षा और मांगों को लेकर OPD सेवाएं ठप कर दी है। संघ के आह्वान पर पूरे राज्य में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर OPD सेवाएं बाधित रही। हालांकि मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की है। सदर अस्पताल सहित सभी PHC और CHC में डॉक्टरों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि विभाग ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी मरीज बिना इलाज के न लौटे। कुछ प्रखंडों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति की शिकायत मिली है, जिस पर विभाग ने जांच शुरू कर दी है और लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। हाँ, उसका संज्ञान में आया है कि डॉक्टर लोग हड़ताल पर रहेंगे और OPD सेवा का बहिष्कार करेंगे। फिर भी हमने सभी प्रभारी को, अधीक्षक महोदय को, सबको हमने कहा है कि आप अपने डॉक्टरों की उपस्थिति के बारे में जो है सूचित करें 4 बजे संध्या तक प्रतिदिन। साथ में एक अस्पताल में आम जन रोगी, किसी भी गंभीर मरीज या जनरल भी पेशेंट का कोई इलाज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसकी व्यवस्था करें और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मरीज को समुचित सुविधा मिले, इसको विशेष ध्यान रखें। मुसहरी PSC में भी डॉक्टर, मुसहरी PSC का भी शिकायत मुझे मिला था, मैंने स्पष्टीकरण पूछा है उनसे और आज भी शिकायत मुझे मिली है। मैंने अपने CS कार्यालय के अधीन डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद को भी वहाँ भेजा है जांच के लिए और वहाँ पर उनके यहाँ पहुँचने के समय डॉक्टर पूजा लवली डेंटिस्ट जो है उपस्थित हुई थी और दूसरी डॉक्टर क्या नाम तो नहीं उपस्थित हैं। वो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और MOIC से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो क्यों नहीं संस्थान में उपस्थित हैं और इस संबंध में विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर विषय है। पूर्व में भी इस तरह की शिकायत मिलती रहती है कि मिली थी तो मैं स्वयं जांच करने के लिए गया था, तो वहाँ उस दिन भी डॉक्टर जो है पहुँच गए थे, लेकिन विलम्ब से पहुँच रहे हैं। इमरजेंसी चालू है। इमरजेंसी चालू है। इमरजेंसी को लेकर क्या निर्देश हुए हैं? इमरजेंसी लोग एक सभी व्यवस्था है, AES का भी समय है, इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए। या कोई भी मरीज आता है इमरजेंसी में,
जिसको जो कि हॉस्पिटल में उसको इलाज की जरूरत है, इलाज में ये हड़ताल के चलते इलाज नहीं मिले, ये नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी जिलों में 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सरकार ने स्कूली बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए लिया है। इस फैसले के खिलाफ जिले के ऑटो रिक्शा चालक ने एकजुटता दिखाते हुए शनिवार को बैरिया स्थित शहीद अब्बास भवन में मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही संघ बैठक कर निर्णय लिया है कि सरकार के आदेश के खिलाफ 2 अप्रैल को जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष एआर अनु और महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने बताया कि सरकार सुरक्षा का हवाला देकर स्कूल में चलने वाले ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित करती है। सरकार का यह फैसला गरीबों के हित में नहीं है। कुछ दिन पहले ट्रैफिक एडीजे ने एक लेटर जारी कर स्कूल में चलने वाले ऑटो और ई-रिक्शा को बैन कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई ऑटो या ई-रिक्शा पकड़ाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस आदेश का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों की मांग है कि पहले की तरह ऑटो और ई-रिक्शा को स्कूल में एंट्री चालू की जाए। वो किसी का बच्चा नहीं है, कोई बच्चा के लिए कोई महत्व नहीं है। स्कूल में मर गया बच्चा के लिए महत्व जाए, हम लोग का पेट पर लात मार रहे हैं सरकार। अब क्या कीजिएगा आगे? हम आत्महत्या करेंगे, सरकार को बता देते हैं। आत्महत्या करेंगे तो क्राइम करेंगे। क्राइम कीजिएगा? क्राइम करेंगे, क्राइम सिखा रहे हैं। नीतीश कुमार सिखा रहे हैं कि आप क्राइम कीजिए, कमा के मत खाइए, क्राइम कीजिए या गलत कीजिए। महिला गलत करता है तब पर भी खराब है, अगर सही से कहीं पर कमा के खाए नहीं जा रहा है वो भी खराब हो गया, तो महिला करेंगे क्या? आज हमारे पास 4 बच्चे हैं, 1 पति कमाने वाले हैं। अगर हमारे पास 10 धूर जमीन है, अभी 2 को लोन है लोन भी नहीं सधा है, गाड़ी का भी लोन भी नहीं सधा है, वो कहाँ से देंगे? हमारे लोन नहीं देते हैं तो कल करते बच्चा बाल बच्चा का भविष्य खराब होगा ना। इससे सारा सरकारी बैंक कहेंगे कि हम लोन नहीं देंगे, तो हमारे आगे अगर चाहेंगे बाल बच्चा के कि कमा करके पढ़ा लिखा लेंगे, वो कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? अगर बच्चा वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सब कुछ बचा करके हम लोग चल रहे हैं। बेटी को पढ़ाने का बारी आया तो हम लोग का कर है बंद कीजिए। कितना कमाएंगे रोड में? इतना बेरोजगार है, इतना ई रिक्शा हो गया जो लोग अपना अपना पार्ट बांट करके कमा रहे हैं कि कोई स्कूल में चलाते हैं, कोई अपना रोड में चलाते हैं। अब क्या हुआ कि अब नहीं स्कूल में भी नहीं चलाइए तो करेंगे क्या? चोरियां ना करेंगे, डकैतियां ना करेंगे। न्योता दे रहे हैं, ये जो है से न्योता दे रहे हैं, सरकार हमको न्योता दे रहे हैं कि आप क्राइम कीजिए, आप क्राइम कीजिए, चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, गलत कीजिए। ये सरकार न्योता दे रहे हैं महिला लोग का। हम महिला ये 10 साल से गाड़ी चला करते हैं, सेंट्रल स्कूल चलाए, सेंट्रल छोड़ करके अब डीए भी अभी हम चला रहे हैं दोनों शिफ्ट में। अभी कह रहे हैं कि बंद कीजिए, हम क्या करके खाएंगे? मीडिया वाले भैया, ये मिनती है कि जा करके नीतीश कुमार का, मोदी जी का आप बताइए कि महिला क्या करके खाएगी, क्या करके खाएगी? 10 साल से चला रहे हैं, 10 साल से कोई शिकायत आया है सरकार का? गया है कि फलाना जगह महिला गाड़ी चलाती है तो हाँ बच्चा की हुआ है। हम 4 गो स्कूल चलाए, डीए भी चलाए। सरकार तो बोल रही है कि बच्चे सुरक्षित नहीं है। उचित नहीं है तो बताएंगे बच्चे सुरक्षित नहीं है, क्या है उचित बताएंगे ना। बस ट्रक में मरता है उसको उचित है वो। अभी 3 दिन पहले जो मरा है बस ट्रक से जो मरा है वो सुरक्षित है। उनसे हम पूछते हैं नीतीश कुमार से, वो सुरक्षित है? 3 दिन पहले जो बस उल्टा है, ट्रेन उल्टा है, इतना मरा है आदमी, वो सुरक्षित है? वो है सुरक्षित? बताओ तो पहले सुरक्षित है कि नहीं है? एगो स्कूल का बच्चा मरा है तो बच्चा के लिए को आ रहा है, इतना जो बच्चा मर जाता है ट्रक बस से, इतना चालक अभी जो है सब कर्जा ले लेकर, कितना पढ़े लिखे व्यक्ति है उसको नौकरी नहीं देता। बिहार के जो है ट्रैफिक एडीजी साहब के द्वारा एक लेटर जो है पूरे बिहार के हर जिला में जो है पहुँचा दिया गया है कि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा जो है स्कूली बच्चों को नहीं ढोने का काम करेंगे। अगर ढोने पर पकड़े जाते हैं तो उस पर जो है सख्ती से हम लोग कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये कहाँ का कानून है। 6 मार्च को आपके दैनिक भास्कर के पत्र में जब ये आया गाइडलाइन कि स्कूली ऑटो जो है स्कूल सेवा आगे पीछे लिखवा करके वो स्कूली बच्चों को ढोने का काम करेंगे, और जो गाइडलाइन आया उसको जो है मान करके स्कूल में जो है ऑटो रिक्शा चलाने का काम करेंगे। और ये हवाला दे रहे हैं कि भाई असुरक्षित है, तो असुरक्षित ऑटो है, असुरक्षित बस नहीं है, असुरक्षित 4 व्हीलर नहीं है, असुरक्षित रेल नहीं है, प्लेन नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं
ये मजदूर गरीब तबके के लोग हैं, इनकी रोजी रोटी से आप खिलवाड़ न करें, बल्कि बिहार सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया है उस पर चलने का काम करें। आज हम लोग निर्णय लेने का काम किए हैं कि 2 अप्रैल को हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से पैदल मार्च करके जिला अधिकारी महोदय के सामने हम अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग की आगे फिर बैठक होगी, फिर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। आगे क्या रणनीति? सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल को धन्यवाद कि आप हम लोग गरीबों की आवाज़ को उठाने आए हैं। दूसरा ये है कि पिछले दिनों एक एडीजी यातायात बिहार का एक आदेश आया सभी जिलों में कि 1 अप्रैल से जो छोटी गाड़ी है, ऑटो और ई रिक्शा जो स्कूल सेवा में, उसे बंद कर दिया जाएगा। हम लोगों का कहना है कि हम लोगों के लिए दूसरा क्या रोज़गार है। ऑटो जो है, जो स्कूल सेवा में चलता है, वो तो सबसे सुरक्षित है। बच्चे को हम घर से लाते हैं, बच्चे को घर पर पहुंचाते हैं। क्या किसी माँ बाप ने आज तक कोई कंप्लेन किया प्रशासन के पास कि हमारा बच्चा जो है ऑटो चालक वाला लेकर भाग गया, ऑटो चालक ने एक्सीडेंट कर दिया? ये बड़े लोगों की साजिश है। हम प्रशासन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको विचार करने के उनको समय देते हैं कि वो पुनः अपने इन बातों पर विचार करें, न कि हिटलर शाही जो मन में आया नया कानून बिहार में जब लोकतंत्र है वो लागू कर देंगे। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, उनसे आदेश करते हैं कि वो अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने बातों पर पुनः विचार करें और इस तरह का कोई निर्णय नहीं ले जिससे पूरे बिहार में करोड़ों लोगों का रोजगार छीन जाएगा। आज जो है 5-5 लाख रुपया EMI हम लोग जमा करके गाड़ी निकाले हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? अगर गाड़ी नहीं चलेगा तो हम लोग के बच्चों का क्या होगा? इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का कोई निर्णय न ले जिससे कि अराजकता का माहौल बने। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल हो गया है, लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें। इसलिए हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिलावासी ही नहीं पूरे बिहार में यह निर्णय लिया गया है कि 2 अप्रैल को बिहार सरकार के सभी मुख्यालय पर भी बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री है, जिनका ये आदेश है, उनके विरोध में हम लोग विरोध मार्च निकालेंगे और उनको मांग पत्र देंगे। अगर मांग पत्र पर उन्होंने इस पर विचार नहीं किया और अपने आदेश को वापस नहीं लिया तो आगे का निर्णय जो है और भी उग्र होगा और ये सारे लोग हम लोग अपनी गाड़ियों को बंद करेंगे, प्रशासन को गाड़ियों को देंगे। अराजकता का माहौल जो पूरे बिहार में बनेगा, ये सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी और जिन लोगों ने आदेश पारित किया हो उनकी होगी। बिहार बोर्ड ने शनिवार को मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट में मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम में पढ़ने वाली 3 लड़कियों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। यह सफलता इन लड़कियों और मुक्ति धाम में संचालित अपन पाठशाला के लिए बड़ी सफलता है। अपन पाठशाला शुरू होने से पहले यहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, घर के लोगों के काम में हाथ बटाते थे। यहाँ के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र ने मुक्ति धाम के अंदर अपन पाठशाला की शुरुआत की। वर्ष 2017 में जब पाठशाला की शुरुआत हुई तो यहाँ बच्चे पढ़ने आना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे शिक्षकों के द्वारा जागरूकता फैलाई गई और बच्चों का आना शुरू हो गया। यहाँ 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है। इस वर्ष यहाँ के 3 बच्चे निधि, सलोनी और चांदनी ने मैट्रिक की परीक्षा दी। तीनों बच्चे इस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। यह तीनों बच्चे स्कूल से आने के बाद पाठशाला में तैयारी करते थे। अच्छा गया है। हाँ? अच्छा गया है रिजल्ट। अच्छा गया है। कितना मार्क्स है? 319। फर्स्ट डिवीजन। हाँ। खुश हो? खुश है। कितना सुमित जी का कितना सहयोग रहता था, किस तरह तैयारी करते अच्छा से पढ़ाते थे रोज। तुम्हारे रिजल्ट से परिवार वाले में कितनी खुशी है? ज़्यादा ही खुशी है। ज़्यादा खुश है। क्या करते हैं पापा? पापा का अपना चाय पत्ती की दुकान है। क्या करना है आगे? इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। करेंगे मेहनत। करोगी? हाँ। अभी तो प्रथम सीढ़ी था, कैसा मैं इसका श्रेय किसको देती हो? सुमित सर को और माता पिता को। 337। कितनी खुशी है रिजल्ट से? बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन? मेरे मम्मी पापा की भी ज़्यादा खुशी है। काफ़ी खुश है। हाँ। अब आगे इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए तो कड़ी मेहनत करना होगा। हाँ, मेहनत करेंगे। कितने दिन से यहाँ पढ़ाई कर रही है? यही यहाँ 2 साल से। 2 साल से। यहाँ डर नहीं लगता मुक्ति धाम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लाश चलते रहता है? नहीं लगता है डर। पापा क्या करते हैं? नहीं, पापा दुकान चलाते हैं। किसको श्रेय दोगी? सुमित सर और माता पिता को। दोनों को? हाँ। मम्मी खुश है कि पापा खुश है? दोनों ही। दोनों ही खुश है। तुम खुश नहीं हो? खुश है। क्या नाम?
अच्छा नंबर आया, 316 आया। खुश हो? जितना मेहनत किया तो उतना आया। हाँ। परीक्षा में डर नहीं लग रहा था? नहीं। कैसा यहाँ तैयारी करवाते थे सुनील भी, कैसा पढ़ाते? बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। तैयारी अच्छा से करवाए थे? हाँ। उम्मीद था कि रिजल्ट आएगा, फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे? हाँ उम्मीद था। पापा क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। पहले तुम क्या करती थी यहाँ से पढ़ने से पहले? पढ़ने पहले से घर पे रहते थे, खाली सरकारी स्कूल जाते थे बस। बहुत सुखद। अब तक के 8 वर्षों का जो हमारा तपस्या और बच्चों का जो तपस्या था, इसका कहीं ना कहीं सुखद परिणाम है। हमारे यहाँ 3 बच्चे मैट्रिक के थे और तीनों बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे अंक से पास किए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इनके जीवन का तो ये शुरुआत स्टेप है और इनको ढेर सारी बधाई और इनके परिवार वाले को धन्यवाद कि जो नियमित भेजे इन विषम परिस्थितियों में भी। पहले बच्चे क्या करते थे? पहले बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, इधर उधर भटकते थे। अब जब पढ़ना शुरू किए तो आज रिजल्ट सामने आ गया। कितना खुशी महसूस हो रहा है भैया? बहुत ज़्यादा, मतलब इतना खुशी हो रही है ना कि शब्दों में बयां कर नहीं कर सकते, भावनाओं में। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको पढ़ाने की? पढ़ाने के तो हम भी आए थे, जब बच्चों ने कहा कि पढ़ लिख कर क्या होगा, तो आज यह स्थिति हुआ कि आज यही बच्चे कह रहे हैं कि हमको इंजीनियर बनना है। कुछ उधर बच्चे हैं जो फिर कहते हैं डॉक्टर या जज जो भी बनना है। तो बहुत सुखद। आज आपको लग रहा है कि मंजिल को प्राप्त? नहीं, ये आज शुरुआत हुआ है। कहीं ना कहीं मैट्रिक सभी परिणामों का शुरुआत होता है, तो आज ये शुरुआत हुआ और इससे बड़ी लड़ाई लड़नी है और जेई की तैयारी करना है, क्योंकि सबको इंजीनियर बनना है। तो जो टॉपेस्ट एग्जामिनेशन और सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है उसके लिए तैयारी करना है, तो चुनौती कहीं ना कहीं और बढ़ेगी। साधन कम है, संसाधन कम है, फिर भी इन लोगों की जो इच्छा है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कितने वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को 8 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 8वें वर्ष से। जो दूसरा में अनुभूति मिली आज? पहली यह हमारे जीवन के और इनके जीवन में भी पहला, लेकिन हमारे बच्चे जो पहले ऐसे हैं जो 10वां क्रॉस पास किया। अभी कितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं? अभी 130-135 बच्चे हैं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के मोहजम्मा गांव में ईद से पहले शुक्रवार को अचानक आग लगने से कई परिवार के लोग बेघर हो गए। अगलगी में कपड़ा, अनाज, नगद समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। खास करके ईद व रमजान होने के कारण अग्नि पीड़ितों में संकट व अफसोस का माहौल कायम है। शनिवार को गांव में राजद के वरीय नेता पृथ्वीनाथ राय पहुंचे और पीड़ितों की हालचाल ली। उन्होंने अग्नि पीड़ितों को राहत सामग्री, बर्तन, साड़ी व चूड़ा मीठा देकर दुख को बांट लिया। वहीं धरफरी गांव पहुंचकर मंदिर के वार्षिकोत्सव के मौके पर सहयोग राशि दिया। इस मौके पर राजद जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र राम समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। अभी जो गर्मी का दिन है, कई जगहों पर अगलगी का अगलगी हुआ है। उसी कड़ी में मोहजम्मा पंचायत के मोहजम्मा गांव में फकीर जाति के एक टोला है। उस टोला में लमसम 22-23 घर जला है। उसी कार्यक्रम में वहाँ हम उन लोगों को सहायता देने के लिए, कुछ अनुदान देने के लिए हम पहुँचे थे और 22 घर को हम लोग सहायता राशि प्रदान किए हैं, सहयोग राशि देने का काम किए हैं। और अभी हम लोग यहाँ धरफरी पंचायत के धरफरी मंदिर पर हमारे अभिभावक आदरणीय स्वर्गीय राम विचार बाबू इस मंदिर को बनवाए थे। यह 7वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा 7 साल पहले हुई थी और 7वां वर्षगांठ के अवसर पर हम प्रत्येक साल की भांति इस साल भी यहाँ के लोग बुलाए हैं, उसमें हम आए हैं और यहाँ प्रत्येक साल बहुत अच्छा इंतजाम से लेकर के बहुत सारा कार्यक्रम होता है और यहाँ के लोग बड़ी उत्साह से यहाँ के मंदिर के में जो भी कुछ होता है कार्यक्रम, उसमें बड़ी उत्साह से यहाँ के लोग मनाने का काम करते हैं। इसमें अनिल जी है, सुरेंद्र जी है, अखिलेश जी है, बच्चा जी है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के बीडीओ अजीत कुमार सिंह द्वारा बिशनपुर सरैया के पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र कुमार पटेल पर मारपीट करने व कागजात फाड़ने के मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा।
शनिवार को पारू विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता शंकर प्रसाद यादव, राजद नेता पृथ्वीनाथ राय व तुलसी राय नेतृत्व में लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर प्रखंड कार्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पारू बाजार पहुंचकर वीडियो का पुतला फूंका व उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला फूंकने वाले लोगों ने वीडियो की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी करने वाले वीडियो यहां से वापस जाओ व अन्य नारे लगाए। नेताओं ने कहा कि वीरेंद्र पटेल वीडियो कार्यालय में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को लेकर वीडियो कार्यालय में गए थे। पंचायत समिति को देखकर वीडियो भड़क गए व दलाल करते हुए मारपीट की। लोगों ने वरीय अधिकारियों से जांच कर दोषी पाए जाने पर वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साहेबगंज में आज अति पिछड़ा संघर्ष समिति की बैठक हुई है और यहाँ लोगों ने निर्णय लिया है कि साहेबगंज विधानसभा से अति पिछड़ा का ही बेटा विधायक बने। इसको लेकर आज से संघर्ष शुरू कर दिया गया है, दिख रहा है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ रामजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बताइए आज के बैठक के उद्देश्य के बारे में बताइए। आज के बैठक का उद्देश्य है कि पूरे आज़ादी के बाद अति पिछड़ा को ढकेल दिया गया, हाशिए पर रख दिया गया और आज पहली बार ये साहेबगंज का धरती है जो अपने हक के बारे में सोचा है, समझा है और बैठक किया है। 65% आबादी अति पिछड़ों की है और उसमें तेली, कानू, नुनिया, लोहार, कुम्हार, मुस्लिम समुदाय में धुनिया, अंसारी, इसके बाद कबारी, इस तरह के बहुत सारे जाति के लोग हैं। आज शिरकत भी किए हैं जो साहेबगंज में उपस्थित है अति पिछड़े की जातियां हैं। ये समझिए कि ये इस बार का विधानसभा ही नहीं, जब जब चुनाव की बारी होगी हम लोग इतना सशक्त यहाँ पर कमेटी बनाएंगे कि पंचायत से लेकर दिल्ली तक जो है सो हम लोग अपना कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे और हम लोग सफल होंगे। खास करके साहेबगंज विधानसभा के लिए किया अति पिछड़ा का ही। हाँ, और इस बार अति पिछड़ा से हम लोग उपयुक्त कैंडिडेट देंगे, सर्वमान्य कैंडिडेट देंगे। विजय भाव का उसको आशीर्वाद हर समाज से मिलेगा और विजय होके वो निश्चित रूप से सदन को जाएगा। कई बार देखा जाता है कि लोग संघर्ष करते हैं और बाद में दबाव आता है, दबाव के कारण लोग किसी पार्टी हो चाहे जो भी हो। हाँ, तो दबाव, क्योंकि दबे हुए जात को दबाव का भय तो होता है, लेकिन जो ये धारदार कमेटी बनी है वो पोटेंसी भरेगी अपने लोगों में कि किसी के दबाव में मत आओ, किसी के रुपया में मत आओ, किसी के मुर्गा में मत आओ, किसी के दारू में मत आओ, किसी के माला पहनाने में मत आओ और फंसो नहीं, फंसाओ। यहाँ तक हम लोग जो है सो करने मरने के लिए तैयार हैं। शिक्षा को लेकर भी जागरूकता किया जा रहा है। हाँ, शिक्षा की जागरूकता तो मेरे समाज में है। सत्यनारायण महतो ने कहा कि आप किस टोला टपड़ी में जाके देखिए ग्रेजुएशन, नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरी में इंटरव्यू के समय जो वाइवा होता है उसमें हमारे लोग नहीं होते हैं और हम छट जाते हैं, हमारे बच्चे छट जाते हैं और सरकार के पास नौकरी है नहीं, सरकार नौकरी देना चाहती नहीं है, तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगा। बस यही है। मतलब बहुत से लोग हैं जो वोट का महत्व नहीं समझते हैं। बहुत से लोग वोट का महत्व नहीं समझते हैं। इसमें अति पिछड़ा का अहम भूमिका है। जो अति पिछड़े वाले ही वोट का महत्व नहीं समझते हैं, उन्हीं को वोट का महत्व समझाने के लिए आज 98 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बैठक रखी गई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अगला विधायक जो होगा अति पिछड़ा का होगा और उसी को लेकर के एक शिष्टमंडल बना है जिसके संयोजक बिंदा महतो मुझे बनाया गया है और जवाबदेही दी गई है। उस जवाबदेही का हम संपूर्ण रूप से पालन करेंगे और यह सुनिश्चित भी करेंगे कि अगला विधायक अति पिछड़ा का ही होगा। क्या यह माना जाए कि अति पिछड़ा का ही क्यों? चूँकि क्या लगता है कि सम्मान वगैरह नहीं
मिलता है। देखिए हम लोगों ने देखा है कि अभी तक तो यही हुआ है कि हम लोग वोट देने का काम करते हैं, लेने का काम हम लोगों ने नहीं किया है, इसीलिए हम लोग संगठित नहीं है। वोट भी दे पाते हैं, उसका महत्व नहीं मिलता है, संख्या बल के आधार पर भागीदारी नहीं मिलती है। तो अब तभी हम लोगों ने ये निर्णय करके ये पहला बैठक हुआ है साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा समुदाय का, उसमें निर्णय लिया गया है कि हमारी आबादी 65%, यदि हम संगठित हो जाएंगे तो सत्ता में भागीदारी हमें से कोई छीन नहीं लेगा। इसीलिए हमको संगठित होने का भी हम लोगों ने प्रण लिया है और इसी प्रण को लेकर के अगली बैठक हम लोग की 14 अप्रैल को रखी गई है। उसमें हम लोग अहम निर्णय लेंगे और नाम का भी उजागर करेंगे। मजबूती से संगठन काम करेगा, एकदम मजबूती से संगठन काम करेगा। इसकी कमेटी बनाई गई है, कमेटी कल से इस रूप में काम करना शुरू करेगी। आप सुन रहे थे जो सेवानिवृत्त बीईओ है बिंदा महतो है और रामजय कुमार को सुन रहे थे। इन लोगों का कहना है कि और जो निर्णय लिया गया बैठक में कि साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से खास करके अति पिछड़ा का ही विधायक बने, इसको लेकर संघर्ष किया जा रहा है और आज से संघर्ष दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के मुशर्री प्रखंड के मनिका विशनपुर मनसाही नवादा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मधु प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही हजारों की संख्या में मधुमक्खी पालकों के साथ परिचर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, बोछा के पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में मधुमक्खी पालन से बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। शहद उत्पादन से बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है। जो लोग उत्पादन और निर्माण में लगे हुए हैं, सभी लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि यह काम काफी मेहनत का कार्य है, लेकिन हमारे किसान मेहनती है। आज हमारे द्वारा मधु प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है। पैकेजिंग के द्वारा पूरे बिहार समेत देश विदेश में इसकी बिक्री की जाएगी। इनसे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि आम आदमी के साथ इस पैकेजिंग प्लांट में काम करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस यूनिट के शुभारंभ के लिए हम प्रोप्राइटर संगीना खुशवाहा आत्मानंद सिंह समेत उन सभी मधुमक्खी पालकों को बधाई देते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। इसका सही ढंग से प्रचार प्रसार होगा तो बहुत लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध होगा। अभी तक जो हम लोग लगाए हैं ये 35 से 40 लाख रुपए का लगा है और इसमें तो अभी बहुत सारे प्लांट आने बाकी हैं। जैसे अभी पैकेजिंग में फिलिंग आई है, कैपिंग आई है, इसके आगे इंडक्शन है, बार कोडिंग है। मैं अभी मधु उत्पादन भी करता हूँ। मधु उत्पादन सबसे पहले मैं बेकीपर हूँ, मधुमक्खी पालक हूँ। मधुमक्खी पालक करते करते मैं ट्रेडिंग में आया और किसानों से खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियों डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि इन सबों में सप्लाई करता हूँ। सप्लाई करते करते जब फैक्ट्री आए गए जाते आते देखते समझते ये समझ में आया कि ये लोग ब्रांडिंग कर करके बेच रहे हैं, तो हमें भी ख्याल आया। थोड़ा बहुत इधर उधर से व्यवस्था करते करते आज मैंने ये छोटा सा यूनिट लगाने का प्रयास किया। भी करते हैं? नहीं, मधु में जो हम लोग का मधु एकदम ओरिजिनल होता है। हम लोग जो शहद निकालते हैं उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो पानी का जो इसमें से है वो पानी कम करते हैं। जैसे शहद का मॉइस्चर जो है, सो लीची शहद का मॉइस्चर 23 से 24% होता है और बिक्री लायक शहद 18% मॉइस्चर पर बिकता है। तो हम लोग इसको 24% पानी को करके 18% पानी रखते हैं और तभी पैकेज। लोन आपने लिया है क्या? जी, SBI बैंक से है, ये हमारा सपोर्ट है। इस योजना के तहत ये PMFE से। जी। तो कितने लोगों को आप रोजगार देने का लक्ष्य रखे हैं, कुछ ऐसा है? अभी तक तो ऐसा कुछ, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब क्या कितने लोग लगेंगे? अभी 20-25 आदमी तो ऐसे खट रहे हैं हमारे पास। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि PMFE से आपने जो लोन। जरूर, देश में है तो प्रधानमंत्री जी तो सब कुछ है हमारे, उनका धन्यवाद कैसे नहीं होगा। और सरकार के बिना हम चलेंगे कैसे? सरकार से एक शिकायतें भी हैं, जो मधुमक्खी पालकों की आय दोगुनी करनी थी, सभी किसानों की आय दोगुनी करनी थी। 2003 में मधु का रेट 100 रुपये के आसपास था और 2025 है, आज भी शहद का रेट 100 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। जबकि उस समय जिनकी सैलरी 25,000 30,000 थी, आज उनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास है। हम यहीं पर पिछड़ रहे हैं, हमारी बिक्री की कोई संभावना नहीं है। और जितनी भी कंपनियां शहद बेच रही है वो सब कहीं ना कहीं
उसमें प्योरिटी नहीं है। और यहाँ के जो जनमानस है उनके माइंड में भी ये रहता है कि जो शहद जम गया वो नकली है, और शुद्ध शहद जमता ही है। आप गूगल का ज़माना है, कहीं भी सर्च करिएगा, गूगल पर भी सर्च करिएगा, आपको दिखेगा कि शुद्ध शहद जमता है, शुद्ध शहद जमेगा ही। और ये प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जनमानस में ये गहरी पैठ बनाए भ्रांति जो है कि जमा हुआ शहद या दानेदार शहद नकली होता है, इसको दूर करने का सरकार प्रयास करे। आज खुलवाएं ये कंपनी? बहुत दिनों से कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड का जो है सो सपोर्ट मिला है, और मेरे ससुर जी के टाइम से हो रहा है। मेरे ससुर जी इसके बारे में कुछ ना कुछ हमको देते थे कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसीलिए उसी समय से मेरे हस्बैंड पूर्वजों का ये व्यापार है। और इसीलिए मैं इसको पैकिंग में जो है सो हस्बैंड तो मधुमक्खी पालन करते रहे, उसके बाद ये परचेज और सेल परचेज किए, उसके बाद इसको मैं पैकिंग में अपने ऋषि हनी मैं कौन मशीन बैठवाया? यहाँ पे वो प्रोसेसिंग यूनिट और पैकिंग। कितने लागत की मशीन बैठाए और कितने लोगों को रोजगार दे रखते हैं? कितने कुछ है? मधुमक्खी से बेरोजगारी की समस्या बहुत दूर तक दूर हो सकती है अपने बिहार में खास करके, और इस उत्पादन से लोगों को भी बहुत लाभ मिल सकता है। और इस दृष्टि से इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, जो प्रोडक्शन के काम में हैं, जो प्रोसेसिंग के काम में हैं, सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेहनत का काम है, लेकिन किसान तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन इनकी अपनी भी समस्या है। आज हम यहाँ आए हैं, प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन है। यहाँ से पैकेजिंग का काम प्रोसेसिंग के बाद, और इसको फिर सेल का काम एक्सपोर्ट हो या अपने देश में कहीं जाए, तो इस बात के लिए तो काफ़ी इससे संभावना इसके पीछे है। किसानों का भी बहुत लाभ है और उपभोक्ताओं का भी लाभ है, और बीज के प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं उनका भी लाभ है। तो हम शुभकामना देते हैं कि आज इस यूनिट की शुरुआत यहाँ आत्मानंद जी और उनके और साथ के लोग कर रहे हैं, तो इससे कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार इससे मिल सकता है। हाँ, इन लोगों को काम करने में थोड़ी कठिनाई भी होती है, क्योंकि जिस तरह की अपेक्षा इनकी है, जो जायज़ अपेक्षा है सरकार से इस काम में मदद मिले, उसमें थोड़ी कठिनाई अभी महसूस लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको इन लोगों ने अवगत कराया है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। इन लोगों की बात अभी तक उचित जगह पर जिस रूप में पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंच पा रही है। अगर पहुंच गई होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इस तरह के काम को प्रमोट करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, सरकार पूरी करना चाहती है, लेकिन वहां तक ठीक से बात नहीं पहुंच पाई है। इसके चलते ऐसी स्थिति है। हम अपनी ओर से पूरा आश्वस्त करते हैं इस अवसर पर कि इनकी समस्याओं को हम उचित जगह तक पहुँचाएँगे और इसका समाधान निकलेगा। जो मध है वह पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, और उसका 60% उत्पादन यही होता है। इसका एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अभी सांसद महोदय ने जो कहा है, इस बात को, चूँकि कृषि का दोगुना आमदनी तभी होगा जब कृषि का बाई प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग कर करके करेंगे। उसका आज यहाँ ऋषि हनी ने उस प्रोसेसिंग यूनिट को बैठाया है। हमारे आदरणीय सांसद भी आए हैं, हम लोग भी गए हैं, नितिन गडकरी जी को इस मद से वाकिफ कराए हैं, और इस बात को हम रख रहे हैं क्योंकि बिहार का मध पूरे देश में 60% बिहार में मध तैयार होता है, और इसका एक्सपोर्ट और यहाँ जितने भी डावर में वगैरह वही सब का डायरेक्ट मार्केटिंग का यहाँ अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए काम होगा तो हमारे किसान भी खुशहाल होंगे और लोगों को मध मतलब शुद्ध मध मिलेगा, जिससे फ़ायदा होगा। और मध का खपत तो हर घर में अब हो रहा है, इसलिए जो है इसके लिए बढ़ावा देने के लिए जो आज हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ आए हैं, प्लांट देखे हैं, इससे और इसको होगा जिससे किसान, मजदूर और कृषक और इससे कृषि का उत्पादन भी इस मधुमक्खी से बढ़ता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2.
co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.